हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल बम शंकर एकेडमी पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर से संबंधित विषय शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के अंतिम पार्ट लघु उत्तरी पार्ट 6 जो कि अंतिम वीडियो है, अंतिम पार्ट है, इसको आप सबके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, बम शंकर एकेडमी चैनल को आप सब लोग जो नए विजिट किए हैं, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। चैनल वीडियो को लाइक भी करिए। दोस्तों, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन से संबंधित लघु उत्तरी पार्ट, अति लघु उत्तरी और बहुविकल्पी के जितने भी संभावित और अच्छे लेवल के प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, उन सबको मैंने अलग अलग पार्ट के द्वारा आप सबके सामने वीडियो बनाया, आप सबको वीडियो प्रदान किया गया। उस वीडियो को आप सब लोग पूरा देखिए और एग्जाम टाइम पे आप सब लोग 100% नंबर लाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। समेकित शिक्षा क्या है? इस संदर्भ में जिला समन्वय के मुख्य दायित्व बताइए। दोस्तों, समेकित शिक्षा ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके तहत निःशक्त बालक बालिकाओं की शिक्षा सामान्य बालकों की तरह ही पूर्ण की जाए, उसे समेकित शिक्षा कहा जाता है। जिला समन्वयक की भूमिका, रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। जिला समन्वयक की विद्यालय प्रबंधन में अहम भूमिका होती है। वह विद्यालय का पर्यवेक्षण करके विद्यालय प्रबंधन व्यवस्था हेतु उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत करता है। इसकी भूमिका निम्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये पूरा वीडियो जरूर देखिए। जिला समन्वयक द्वारा ब्लॉक संसाधन केंद्रों का पर्यवेक्षण या निरीक्षण किया जाता है तथा उनसे संबंधित सभी आंकड़े उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत करता है। दूसरा है, यह शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े विद्यालयों का पर्यवेक्षण करके उन्हें निर्देशित करता है। तीसरा है, वह जिला स्तरीय प्रबंधन की योजनाओं में अपनी सक्रिय भूमिका निभाता है। चौथा और अंतिम है, वह ब्लॉक के सभी समन्वयकों की बैठक बुलाकर शिक्षण की नवीन प्रविधियों पर चर्चा करता है, जिससे शिक्षण अधिगम को प्रभावशाली बनाया जा सके। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल ही जीवन हो को स्पष्ट करते हुए बताइए कि विद्यालय में बच्चों को स्वच्छ पेयजल कैसे उपलब्ध कराया जा सकता है। भूख प्यास व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकताओं में आती है। विद्यालय में भूख मिटाने के लिए बालक स्वयं प्रयास करते हैं तथा पानी की व्यवस्था विद्यालय में ही की जाती है। यह बात दूसरी है कि आजकल बालक अपने साथ खाना एवं पानी दोनों साथ लेकर चलते हैं। फिर भी विद्यालय में शुद्ध जल की व्यवस्था होना आवश्यक है। पेय जल की व्यवस्था को वातावरण के अनुकूल रखा जाना उचित होगा, क्योंकि गर्मी में ठंडा पानी पीना अधिक पसंद किया जाता है, जबकि सर्दी में थोड़ा गर्म या सामान्य पानी का प्रयोग किया जाता है। पीने के लिए पानी को सदैव ढककर रखना चाहिए, जिससे उसमें किसी प्रकार की गंदगी ना आ सके। अधिक देर से रखे पानी का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। छात्रों को पानी पीने के लिए गिलास आदि का प्रबंध अवश्य होना चाहिए। बचे पानी के लिए एक रास्ता होना चाहिए जिससे पानी बाहर जा सके। पीने के पानी की व्यवस्था ऐसे स्थान पर की जानी चाहिए जहां अधिक स्वच्छता हो, अर्थात शौचालय के आसपास पीने के पानी की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। अशुद्ध पानी के सेवन से छात्र बीमार पड़ सकते हैं, जिसके अनेक रोग जैसे हैजा, पेचिश, मोतीझरा एवं आंतरिक शूल आदि हो सकते हैं। इसलिए पीने के पानी की शुद्धता अधिक आवश्यक होती है, इसलिए छात्रों को भी जागरूक किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, शासन द्वारा प्राप्त धनराशि का उपयोग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रधानाध्यापक एवं अध्यापकों हेतु अत्यंत आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश सरकार के राजकोष से प्राप्त धनराशि की विद्यालय के हित में प्रयोग करते समय निम्न शर्तों को ध्यान रखना चाहिए। पहला है, क्रय एवं भुगतान हेतु निर्धारित नियमों का पालन हो। अगला है, तर्कसंगत प्रक्रिया के अंतर्गत वस्तुओं का क्रय किया जाए। अगला है, क्रय की जाने वाली वस्तु हेतु निर्धारित बजट सीमा एवं उपयोग अवधि को ध्यान में अवश्य रखें। चौथा और अंतिम है, क्रय की जाने वाली वस्तु की गुणवत्ता का स्तर अवश्य सुनिश्चित कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्यालय में खेलकूद की व्यवस्था करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। खेलकूद के आयोजन के समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, जो निम्न है। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की रक्षा होती है। प्रशिक्षित शिक्षकों को ही अनुमति दी जाए। खेलों में विविधता हो। छात्रों एवं छात्राओं के लिए खेलने की अलग अलग व्यवस्था हो। विद्यालय में अनुशासन रहे।
खेल बालक बालिकाओं की रुचि अनुसार हो। खेल को खेल की भावना से खेला जाए। आजकल सरकार की ओर से खेलकूद की ओर काफी ध्यान दिया जा रहा है। हर्ष का विषय है कि अब अभिभावक का ध्यान भी बालकों के खेलकूद की ओर जाने लगा है। यदि सभी लोग नियमित रूप से खेलकूद में भाग लें तो निस्संदेह देश और समाज को सुदृढ़ और स्वस्थ नागरिक मिलेंगे तथा व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, वैचारिक आदि सभी क्षेत्रों में अच्छी प्रगति होगी। अतः श्रेष्ठ जीवन एवं स्वस्थ हेतु खेल परम आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रमुख विद्यालयीय अभिलेखों का वर्णन कीजिए। विद्यालयीय अभिलेखों की सूची बनाइए, किन्हीं दो अभिलेखों के विषय वस्तु का वर्णन कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2017 और 2019 में आया हुआ प्रश्न है। विद्यालयीय अभिलेख के निम्न प्रकार हैं, जो निम्न है: अध्यापक उपस्थिति पंजिका, छात्र उपस्थिति पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, आय व्यय पंजिका, ग्राम शिक्षा विधि आय व्यय पंजिका, छात्रवृत्ति वितरण पंजिका, कोटेशन रखरखाव पंजिका इत्यादि होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्यालय और समुदाय के संबंधों को स्पष्ट कीजिए। 2017 और 2019 में आया हुआ प्रश्न है। बालक की शिक्षा उसके परिवार से आरंभ होती है। बालक बड़ा होकर परिवार से बाहर के व्यक्तियों के संपर्क में आता है। वह मोहल्ले तथा गांव के अन्य बालकों के साथ खेलता कूदता है, मेलों में जाता है, जुलूसों तथा उत्सवों में तथा समुदाय के अन्य कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। वह इन सब कार्यों एवं क्रियाओं द्वारा कुछ न कुछ सीखता है और समुदाय के उन सब ढंगों को अपनाता है जिनको वह देखता है। इस प्रकार बालक के रहन सहन, बोलचाल, आदत, आचार विचार, स्वभाव, वेशभूषा एवं रुचि पर अप्रत्यक्ष रूप से समुदाय की छाप पड़ती है और वह वैसा ही बन जाता है जैसा कि समुदाय उसे बनाना चाहता है। समुदाय के आदर्श उसे प्रभावित करते हैं। समुदाय के लोग उसे मूल्यों एवं परंपराओं की जो जानकारी देते हैं उन्हें वह अपना लेता है। यही सामुदायिक सहभागिता होती है। समुदाय के कर्तव्य। समुदाय के कर्तव्य निम्न हैं: बालकों को विद्यालय के नियमों के अनुसार कार्य करने को प्रेरित करने चाहिए। दूसरा है, प्रगति विवरण प्राप्त करने के पश्चात सुधार हेतु स्वयं शिक्षकों से संपर्क। तीसरा है दोस्तों, विद्यालय द्वारा प्रदत्त कार्यों को पूरा करने में बालकों को सहयोग प्रदान करें। चौथा है, बालकों के प्रतिदिन की विद्यालय गतिविधियों में रुचि लें और बालक के घर आने पर उसके विद्यालयी कार्य का निरीक्षण करें। पांचवा है दोस्तों, विद्यालयों के शिक्षकों के साथ निरंतर संपर्क में रहें। छठवां है, बच्चों को समय पर विद्यालय भेजें और बच्चे के विद्यालय न जाने पर अवकाश पत्र भेजकर सूचित करें। सातवां और अंतिम है दोस्तों, विद्यालय जब कभी अभिभावक को बुलाता है तो उसमें अनिवार्य रूप से उपस्थित होना चाहिए। यदि अभिभावक वर्ग उपरोक्त भूमिकाओं तथा कर्तव्यों को पूर्ण रूप से निर्वाह करते हैं तो नामांकन वृद्धि तथा ह्रास दर में कमी अवश्य हो सकेगी। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का आशय स्पष्ट कीजिए। कार्य की सफलता में कुशल नेतृत्व की क्या भूमिका होती है, स्पष्ट कीजिए। 2017 का आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, समाज में नेतृत्व का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नेता के अभाव में समाज के विविध क्षेत्रों में नवीन परिवर्तन ला पाना मुश्किल होता है। आधुनिक मान्यताओं ने शैक्षिक प्रशासन को सामाजिक नायकत्व का दायित्व सौंपा है। अब शिक्षा प्रशासन मात्र शिक्षात्मक गतिविधियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु स्थानीय पहल को गतिशील बनाकर उसे निराकरण हेतु मार्गदर्शन भी देती है। सामाजिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण साधन के रूप में जहां शिक्षा एक ओर भौतिक संसाधनों के विकास का कार्य करती है, वहीं दूसरी ओर मानव संसाधनों के संवर्धन व प्रगतिकार कार्य भी करती है। आज शैक्षिक प्रशासक में नेतृत्व के गुणों का पाया जाना आवश्यक समझा जाने लगा है। नेतृत्व अंग्रेजी के शब्द लीडरशिप का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है वह जो नेतृत्व दे। यह नेतृत्व किसी भी क्षेत्र या दिशा में हो सकता है। वर्तमान में नेतृत्व को प्रशासनिक रूप से जोड़ दिया गया है और यह समझा जाने लगा है कि कार्य की सफलता में कुशल नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों,
अध्यापक दैनंदिनी शिक्षक के कार्यों का दर्पण है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। अध्यापक डायरी से क्या अभिप्राय है? शिक्षक डायरी, अध्यापक डायरी से तात्पर्य उस अभिलेख से है जिसमें एक अध्यापक वर्ष भर की गतिविधियों का लेखा जोखा दैनिक आधार पर लिख रखता है, जो निम्न है। वर्ष भर में विभिन्न कक्षाओं में पढ़ाई जाने वाली विषय सामग्री का विवरण दैनिक, साप्ताहिक, मासिक आधार पर रहता है। दूसरा है समय सारणी, कक्षा अनुसार तथा विषय अनुसार रहती है। तीसरा है छात्रों के नाम एवं पते का विवरण रहता है। चौथा है शिक्षण विधियों का उल्लेख रहता है। पांचवा है संपूर्ण गतिविधियों का विवरण रहता है। छठवां है विद्यार्थियों की प्रगति एवं संबंधी विवरण रहता है। सातवां है दोस्तों प्रतिभाशाली छात्रों की सूची रहती है। आठवां और अंतिम है दोस्तों समस्याजनक बालकों की भी सूची होती है। इस प्रकार शिक्षक के समस्त कार्यों की शिक्षक दैनंदिनी में उल्लेख रहता है या शिक्षक के कार्यों का दर्पण कहलाता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सब लोग मेरे शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन विषय के ऊपर बनाए गए सभी वीडियो को आप सब लोग पूरा वीडियो देखिए। इनसे आप सब लोगों को परीक्षा पास करने में बहुत ही आसानी होगी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।